आज का टॉपिक जो है वो है उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और उनकी शक्तियां। एक लोकतंत्र के हिसाब से हर जरूरी स्वतंत्रता सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। ऐसे में कोई संस्था स्वतंत्र है, इसमें अपने आप में निहित है कि उसका अपना एक क्षेत्र होगा जहां वह अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करता होगा या फिर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता होगा। क्योंकि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो एकीकृत न्याय व्यवस्था है, जहां सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपरी चोटी पर स्थित है और यह अपील का जो है वो अंतिम न्यायालय है। यह संविधान और भारत के नागरिकों को के अधिकारों की व्याख्या करता और उनकी गारंटी करता भी है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय जो है वो नागरिकों की रक्षा करने के लिए संविधान के द्वारा प्रदान की गई एक ऐसी संस्था है। ठीक है, तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों का वर्गीकरण जो हम कर सकते हैं वो कुछ हेडिंग्स में कर सकते हैं, जिसमें आपका आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, जैसा कि बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपील का सबसे उच्चतम न्यायालय है। होता यह है कि अगर किसी अधीनस्थ न्यायालय का फैसला किसी नागरिक को उचित नहीं लगता है तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अगर उच्च न्यायालय का फैसला भी उचित जान नहीं पड़ता है तो फिर इसे उच्चतम न्यायालय में अपील कर देता है। अब सवाल यह है कि किस प्रकार की अपील को उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जाती है, तो इनको भी हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। मतलब अपीली क्षेत्राधिकारों को भी हम कई भागों में बांट सकते हैं। इसमें पहला जो आता है वो है संवैधानिक मामलों में अपील। संवैधानिक मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील। तीसरा आपका है आपराधिक मामलों में अपील। तीसरा जो है वो है आपराधिक यानी कि फौजदारी मामलों में अपील। और चौथा जो है वो आपका है विशेष इजाजत। विशेष इजाजत ये सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है, कि किस मामलों को वह किसके अंतर्गत मतलब विशेष अनुमति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले को अपने पास आने के लिए मंजूरी दे सकता है। अगर हम संवैधानिक मामलों की अपील की बात करें तो इसके लिए अनुच्छेद 132 के तहत संवैधानिक मामलों में अपील उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के खिलाफ की जा सकती है, भले ही वह अपराध मामला जो है आपराधिक मामला हो या फिर दीवानी मामला हो। लेकिन उच्च न्यायालय की अनुच्छेद 134A के तहत बताना होगा कि एक ऐसा मामला है जिसका निराकरण सिर्फ उच्चतम न्यायालय कर सकता है, और दूसरा इसमें संवैधानिक व्याख्या की जरूरत पड़ेगी। संवैधानिक व्याख्या का सीधा सा मतलब है कि किस चीज को क्या समझा जाए। जैसे कि निषेधा के अधिकार को ही ले ले, कानून को ले ले, कि इस संबंध में सबकी अपनी अपनी सोच होती है। कोई इसे जरूरी मानता है तो कोई इसे जरूरी नहीं मानता है। लेकिन अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता की व्याख्या करते हुए कहा कि अब से एक निजता का अधिकार जो है एक मूल अधिकार है। मतलब कि अगर आप जी रहे हैं तो निजता आपके उसी जीवन का एक हिस्सा है और इसे कोई नहीं छीन सकता। तो ऐसे मामले जो हैं वो संवैधानिक मामलों के अंतर्गत आते हैं। अगर दीवानी मामलों की बात की जाए तो दीवानी मामले के जो हैं वो अनुच्छेद 133 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 133 के अंतर्गत दीवानी मामलों की उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, जिसमें घर गृहस्थी से संबंधित जो झगड़े होते हैं उसे दीवानी मामले कहते हैं। जैसे कि शादी से संबंधित, तलाक से संबंधित, गोद लेने से संबंधित जो मामले हैं ये दीवानी मामलों में आते हैं। यहाँ भी वही व्यवस्था है कि उच्च न्यायालय को प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये उनके बस की बात नहीं है, अब इसे आप संभालिए, यानी कि सर्वोच्च का निर्णय जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाना चाहिए। और दूसरा है कि किसी तरह की संवैधानिक व्याख्या की मांग करता हो। तीसरा आपका है आपराधिक मामले।
आपराधिक मामलों की अपील जो है वो अनुच्छेद 134 के तहत की जाती है। आर्टिकल 134 के तहत की जाती है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के आपराधिक मामलों के फैसलों की सुनवाई करता है। यदि उच्च न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति को के बरी के आदेश को पलट दिया हो और उसे सजाए मौत देती हो, यानी कि निचली अदालत ने व्यक्ति को बरी कर दिया हो और उच्च न्यायालय ने उसे सजाए मौत दे दी हो। दूसरा है किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामला लेकर आरोपी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया हो और उसे सजाए मौत दे दी गई हो, मतलब कि अधीनस्थ न्यायालय में मामला चल रहा हो और उच्च न्यायालय ने उस मामले को अपने यहाँ मंगाकर दोषी को सजाए मौत दे दी हो। या फिर तीसरी धारा यह है कि अगर उच्च न्यायालय इस तरह के मामले को अनुच्छेद 134A के तहत प्रमाणित कर देता है कि यह मामला जो है उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए योग्य है, तो वह मामला उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। 1970 में संसद ने उच्चतम न्यायालय के आपराधिक अपीली न्याय क्षेत्र का विस्तार किया, यानी कि उसके बाद से अब उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले की अपील हो सकती है, भले ही अब आरोपी को दोष मुक्त ही क्यों ना कर दिया गया हो। मतलब 1970 के बाद ऐसा किया गया। चौथा आपका आता है विशेष अनुमति द्वारा अपील या फिर कहें विशेष इजाजत, जिसका जो है यह जो है इसके लिए अनुच्छेद 136 है। सैन्य अदालतों के मामलों को छोड़कर अन्य किसी अदालतों के किसी भी प्रकार के मामलों में के संबंध में उच्चतम न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि वह किसी पीड़ित या असंतुष्ट व्यक्ति के मामले को विशेष अनुमति के द्वारा सीधे अपने पास सुनवाई का मौका दे, भले ही कोई भी अदालत उस मामले में अपना जजमेंट ही क्यों ना सुना दिया हो। और यह अनुच्छेद जो है 136 के अंतर्गत दिया गया है और यह सुप्रीम कोर्ट को मिला एक ऐसा विशेषाधिकार है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है यदि उसे लगता है कि मामला जो है वो संवैधानिक व्याख्या की मांग करता है या फिर अमुक व्यक्ति के साथ बहुत ही अन्याय हुआ हो। लेकिन यहाँ पर ये जानने वाली बात है कि यह एक विवेकानुसार शक्ति है, इसके लिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा इसको अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। यह सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर करता है कि वह इस अधिकार का इस्तेमाल करता है कि नहीं। इस तरह इस उपबंध का जो कार्यक्षेत्र है वो काफी व्यापक है और इसकी पूर्ण सुनवाई उच्चतम न्यायालय में निहित है और इस शक्ति का उपयोग जो है उच्चतम न्यायालय सावधानी के साथ विशेष परिस्थितियों में करता है। ठीक है, क्योंकि इस शक्ति का प्रयोग किसी भी नियम के तहत करना मुश्किल होता है। तो ये जो है ये आते हैं अपीली क्षेत्राधिकार। फिर इसके बाद जो दूसरा टॉपिक जो आता है वो आता है आपका अपीली क्षेत्राधिकार के बाद आता है मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार मूल क्षेत्राधिकार जो है वो अनुच्छेद 131 के तहत आते हैं, जिन्हें हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। अनुच्छेद 131 में मूल क्षेत्राधिकारों का वर्णन है कि किसी भी संघीय व्यवस्था वाले देश में केंद्र या फिर राज्य दो राज्यों के बीच विवाद होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार के विवादों को निपटाने के लिए जो शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास है उसे मूल क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। इसी बात को संविधान में कुछ इस प्रकार लिखा गया है कि कोई भी ऐसा विवाद जो केंद्र व एक या एक से अधिक राज्यों के बीच हो, यानी कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के बीच हो जाए, या फिर केंद्र और राज्य या फिर राज्यों का एक तरफ होना और एक या एक से अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद होना, जो है वो उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इन प्रकार के मामलों में भी उच्चतम न्यायालय को दो बातें को ध्यान में रखना होता है कि पहला, विवाद से कुछ इस तरह का प्रश्न खड़ा होता है जो किसी कानून या किसी तथ्य या संविधान की व्याख्या की मांग करता हो, या फिर इस तरह के विवादों के मामले किसी नागरिक के द्वारा न्यायालय में न लाया गया हो। लेकिन उच्चतम न्यायालय के इस न्याय क्षेत्र की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि कोई ऐसी संधि या समझौता जिसमें लिखा हुआ हो कि जिसका उच्चतम न्याय क्षेत्र उच्चतम न्यायालय नहीं होगा, तो फिर उस संधि या समझौते के तहत जो विवाद होगा वो उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से बाहर होंगे। या फिर अंतर्राज्यीय जल विवाद के मामले भी न्यायालय के या सर्वोच्च न्यायालय के
मूल क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, क्योंकि इसके लिए अलग से आयोग की व्यवस्था है। वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले या फिर केंद्र राज्यों के बीच कुछ खर्चों के समझौते वाले मामले जो हैं वो भी इसकी न्यायपालिका से बाहर होते हैं। केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी भी नुकसान की भरपाई का मामला भी सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से दूर होता है। 1961 में मूल क्षेत्राधिकार के तहत पहली बार पश्चिम बंगाल द्वारा केंद्र के खिलाफ एक मामला लाया गया था और राज्य सरकार ने संसद द्वारा पारित कोयला खदान अधिनियम 1957 की संवैधानिकता की चुनौती दी थी। तब उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम की वैधानिकता को मानते हुए इस मुकदमे को खारिज कर दिया था। लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत जो मूल अधिकार हैं, जिसमें हमने अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति को समझा था, ये उसी के बारे में है कि इसमें यह व्यवस्था होती है कि कुछ मामलों में नागरिक जो है वो बिना अपील के सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, जिसे हम एक मूल क्षेत्राधिकार कह सकते हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट को भी बाईपास कर सकता है। इसका मतलब है जब किसी नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन राज्य के द्वारा हो रहा हो तो वह सीधे उच्च न्यायालय जा सकता है, और चाहे तो वह उच्चतम न्यायालय जा सकता है और चाहे तो वह उच्च न्यायालय भी जा सकता है। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के मामले में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में एक और अंतर है कि उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के लागू कराने के संबंध में ही आदेश जारी कर सकता है, बल्कि अन्य उद्देश्यों के माध्यम से नहीं। जबकि उच्च न्यायालय जो है वो मूल अधिकारों के लिए तो न्याय आदेश जारी कर सकता है और अन्य उद्देश्यों के लिए भी जारी कर सकता है। तो ये थी आपके मूल क्षेत्राधिकार। अगली जो है वो आपकी आती है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सलाहकारी क्षेत्राधिकार जो है वो अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मिला हुआ है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार रखता है। यह राय जो है वो दो प्रकार की होती है कि सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर, यानी कि यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को यह लगता है कि सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर कानून या उससे जुड़ा हुआ तथ्य का प्रश्न उत्पन्न हो गया है या उत्पन्न होने की संभावना है और इस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना जरूरी है, तो इस विषय पर न्यायालय को विचार के लिए संदर्भित कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि न्यायालय अपना विचार देने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे तो दे भी सकता है और चाहे तो नहीं भी। दूसरा है कि किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौते मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को अपना मत देना अनिवार्य है। दोनों ही मामलों में उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है, सलाह है, वह केवल सलाह होती है। इस तरह राष्ट्रपति इसके लिए मानने के लिए बाध्य नहीं है कि वह उस सलाह को माने, यद्यपि सरकार के द्वारा निर्णय लिए जाने के संबंध में इसके द्वारा विधिक सलाह प्राप्त करती है। फिर अगला आता है, अगली जो क्षेत्राधिकार है वो है अभिलेखी न्यायालय, अभिलेखी क्षेत्राधिकार कह सकते हैं, अभिलेखीय क्षेत्राधिकार। अभिलेखी क्षेत्राधिकार अभिलेखी क्षेत्राधिकार जो है ये अनुच्छेद 129 के तहत है। अनुच्छेद 129 के तहत है। अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय के पास दो शक्तियां हैं। उच्चतम न्यायालय की पहली शक्ति जो है वो है उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही में उसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। खास बात यह है कि अन्य अदालत में चल रहे मामले के दौरान इन अभिलेखों पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, बल्कि इनका इस्तेमाल जो है वो मार्गदर्शन के रूप में किया जाता है। दूसरी है कि इसके पास न्यायालय की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है। मतलब अभिलेखी न्यायालय जो है वो न्यायालय की अवमानना के दंडित करने का अधिकार है। इसमें 6 वर्ष के लिए सामान्य जेल या
2,000 रुपये तक का अर्थदंड या फिर दोनों शामिल है। 1991 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि दंड देने की शक्ति न केवल उच्चतम न्यायालय में निहित है, बल्कि ऐसा ही अधिकार उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय को भी प्राप्त है। न्यायालय की अवमानना जो है सिविल और आपराधिक दोनों मामलों पर की हो सकती है। सिविल अवमानना का मतलब है स्वेच्छा से किसी फैसले, आदेश या फिर न्यायाधीश की अवहेलना करना, जबकि आपराधिक अवमानना का मतलब है किसी ऐसी सामग्री का प्रकाशन या ऐसा कार्य करना जिससे न्यायालय की शक्ति को कमतर आंकना या बदनाम करना या फिर न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाना या फिर किसी भी अन्य तरीके से न्याय प्रशासन को कार्य करने से रोकना। हालांकि किसी भी मामले का निर्दोष प्रकाशन, उसका वितरण, न्यायिक कार्यवाही रिपोर्ट की निष्पक्ष उचित आलोचना को न्यायालय की अवमानना में नहीं माना जाता है। अब आता है न्यायिक समीक्षा की शक्ति। अगर बात करें न्यायिक समीक्षा की शक्ति, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, इसमें क्या है कि उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर विधायी एवं कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। अगर इनमें कुछ गड़बड़ी पाए जाने पर इन्हें असंवैधानिक या अवैध घोषित किया जा सकता है और इन्हें दोबारा सरकार के द्वारा लागू नहीं किया सकता। सुप्रीम कोर्ट की यह शक्ति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा करने की शक्ति है। इस तरह वह पूर्व के फैसले पर अडिग रहने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है। सामुदायिक हित व न्याय के हित में इससे हटकर भी फैसले ले सकता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं सुधार संस्था है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं केसवन मामले में 1973 में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले गोलकनाथ के मामले 1967 से हटकर फैसला दिया था। तो ये थे हमारे सर्वोच्च न्यायालय की कुछ शक्तियां। अगर शक्तियों की बात करें, कुछ अन्य शक्तियां जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित मामलों का निपटारा भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के व्यवहार और उनकी आचरण की जांच भी सर्वोच्च न्यायालय करता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 139A के तहत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में लंबित पड़े मामलों को अपने यहाँ मंगवा सकता है और उनका निपटारा भी कर सकता है। अनुच्छेद 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की विधियां भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्य होंगी, उन्हें डिक्री या आदेश पूरे भारत में लागू होंगे। अगला जो मुख्य कार्य है वो संविधान का इकलौता व्याख्या करता है और यह संविधान का अंतिम रूप प्रदान करता है। अनुच्छेद 138 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र और शक्तियों की सूची जो है वो संसद के द्वारा विस्तारित की जाती है। 139 के तहत रिट निकालने की शक्तियों को उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जा सकता है, ठीक है। और 140 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अनुपूरक शक्तियां प्रदान की गई हैं। 142 जो है वो अनुच्छेद ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले में फैसला सुनाते समय संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में रहते हुए ऐसा आदेश दे सकता है कि जो किसी व्यक्ति को न्याय देने के लिए जरूरी हो, ताकि पूर्ण न्याय कर सके। अनुच्छेद 144 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। तो ये थे हमारे कुल मिला के सर्वोच्च न्यायालय के का क्षेत्राधिकार।